हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएससी गुरु के अंदर। आज हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की 9th 10th की जो मैथ है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 9th और 10th लेवल की जो मैथ है उसका पहला जो बिंदु है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो लेटेस्ट सिलेबस में क्या दिया गया है इसके अंतर्गत वो देख लेते हैं। अभी जो सिलेबस आया आरपीएससी का, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अंदर मुख्यतः परिमेय संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याएं एवं उनका शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर विभिन्न संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये सिलेबस के मुख्यतः बिंदु हैं। तो हम इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि हमें एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने में सहायता मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, बिल्कुल। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत भी होता है, बिल्कुल सही है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, तो ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है। दोबारा देखें, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, ये भी सही है। तो देखिए हमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। तो ये सही तो हैं लेकिन आंशिक रूप से सही हैं। क्यों हैं, देखिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हम जानते हैं कि जो अपनी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, प्रत्येक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको पूर्णतया कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार वो दो प्रकार का होता है साथियों। एक तो होता है शांत और एक क्या होता है, अशांत। दो प्रकार का दशमलव प्रसार पाया जाता है, शांत और अशांत। जबकि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो सदैव कैसा होता है, अशांत व अनावृत्ति, अशांत व अनावृत्ति, ठीक है ना। अब शांत कब होगा ये भी देख लेते हैं, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो काम में आएगा। जब परिमेय संख्या को हम p अपॉन क्यू रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर p अपॉन जो q है उसको अपन 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कर सकें तो वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। और अशांत व आवर्ती दशमलव प्रसार कब होगा परिमेय संख्या का, अगर हम लोग q को, है ना, 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के अलावा, है ना, और किसी की पावर और कोई अभाज्य गुणनखंड है ना, उसके रूप में भी क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव ही कैसा होगा, अशांत व अनावर्ती होगा। यानी जैसे √2 है तो एक अपरिमेय संख्या है तो ये 1.414 चलता ही रहता है। पाई है ना, तो 3.14159 पता नहीं अनंत तक ये चलते रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की आवर्ती नहीं होती है, ठीक है। अगर बात करें परिमेय संख्याओं के साथ दशमलव प्रसार की, तो जैसे 10/2 है,
कितना हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार? 5। चलिए मैं ऐसे करता हूँ, जैसे मान लीजिए 1/10 है तो ये हो जाएगा 0.1 शांत है। लेकिन अगर मैंने 10/3 कर दिया तो कितना आएगा? 3.3333। तो ये अशांत दशमलव प्रसार है, परंतु इसके अंदर क्या हो रही है? आवृत्ति 3.3 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार। तो ये मुख्यतः फर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हैं, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। सबसे मजबूत उत्तर कौन सा है? तो सबसे मजबूत उत्तर है डी, कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में खालिस्तान गुणनखंड होता है या होती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी अगर प्राइम नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई p कोई प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही गुणनखंड होंगे, p गुणा 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास 2 है तो 2 के गुणनखंड 2 ही होंगे, 2 और 1। 3 है तो 3 और 1। 5 है तो 5 और 1। ऐसे प्रत्येक अभाज्य संख्या के केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2। एक तो वो स्वयं होता है और एक उसका एक साथी फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि एक 2 अंकों की एक संख्या 9a, वो संख्या 9a है। इसको अपन कैसे व्यक्त करेंगे? इस संख्या को 10 × 9 + 1 गुणा a, है ना, यानी ये संख्या है 90 + a। तो ये एक क्या है? अभाज्य संख्या है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब 90 में क्या प्लस करें कि वो अभाज्य संख्या बन जाए? 1 करें तो 91, तो 91 तो भाज्य संख्या है। 2 करें तो 92, ये भी भाज्य है। 3 करें तो 93, ये भी है भाज्य संख्या। 4 करें तो 94, नहीं है। 5 करें तो 95, ये भी 5 से डिवाइड है। 6 करें तो 96, ये भी 2 से डिवाइड है। 7 करें तो 97, ये किसी से डिवाइड नहीं है भाई। और 8 करें तो 98, है ना। और 9 अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 99। तो इनमें जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 97, जो क्या ऐड करने पर मिली है? 7। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्याओं, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97, अभी हमने देखा था। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11। इनके बीच का अपने को क्या निकालना है? अंतर। तो 97 में से 11 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 86। कितना हो जाएगा? 86। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 0 से 10 जो है, 0 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7। 10 से 20 तक अगर देखें तो होती हैं 4। कौन कौन सी? 10 से 20 तक 11, 13, है ना, 17 और 19। 20 से 30 तक अगर देखें तो ये होती हैं अपने पास 23 और 29। कितनी होती हैं? 29, तो 2 हो जाएंगी। 30 से 40 अगर तक मैं देखूं तो भी शायद 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक तो 41, है ना, सॉरी 31, उसके बाद 32 नहीं है, है ना, 33 है नहीं है, 34,
35, 36, 37 नहीं है, फिर 38, 39, 40, ये तीनों कंपोजिट हैं, भाज्य संख्याएं हैं, तो 2 हो जाएंगी। 40 से 50 तक अगर मैं देखूं तो 3 होंगी, जैसे कि एक तो होगी 41, एक होगी 43, है ना, 44 से 45 से 46 से 47, ये 3 हो जाएंगी। और 50 से 100 तक अगर मैं बात करूं तो कितनी होती हैं? 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10। तो 10 की अगर मैं बात करूं तो तो 10 अभाज्य संख्याएं 53 हैं, 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, ये सब नहीं है। 59 है, 61 है, 67 है, 71, 73, 79, 83, 89 और सबसे बड़ी क्या होती है? 97। टोटल कितनी हो गई? ये 10 हो गई। ठीक है, तो 0 से लेकर अगर मैं कहूँ 0 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, है ना, 0 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो आप क्या बताओगे? 4 और 4 8, 2 10, 2 12, 3 15 और 10 से 25। अगर मैं कहूँ कि क्रमागत अभाज्य संख्याएं, तो क्रम से अभाज्य संख्याएं जो एक क्रम से आती हैं उनका एक ही पेयर है, 2 3 5। और है ना, केवल अगर मैं कहूँ सम अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, तो वो केवल एक है। वो कौन है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछूं तो वो भी 2 है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पे हाथ से लिख देता हूँ आपको। 5वां क्वेश्चन है 3 अंकों। प्यारे साथियों, आपसे एक निवेदन है कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें और इन क्वेश्चनों को नोट करें और इनको बार बार रिवाइज करेंगे। आपको आरपीएससी 2011 से लेकर 2025 तक आए हुए सारे क्वेश्चंसों का आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी, है ना, 3 अंकों की कह दो। 3 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग है। अभाज्य संख्या का योग है। आपके ऑप्शंस हैं 1104, दूसरा है 1098, तीसरा है 1100, चौथा है 1093। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 97 के बाद 98, 99, 100। 100 क्या है? भाज्य है। और 100 के बाद 101 क्या है? अभाज्य है। और हमें पता है कि भाई 1000 क्या है? एक 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। और उससे सॉरी 3 अंकों की हमें क्या चाहिए? 3 अंकों की हमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या चाहिए। तो वो क्या है? 997। क्या है? 997। क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। वो क्या है? भाज्य। 998 की बात करें तो वो भी भाज्य है। 997 क्या है? अभाज्य। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं, देखिए 97 तक हमने देख लिया था, 98, 99, 100 और 101। तो हमने देखा था
कि 97 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 101 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगर हम चलते जाएं तो अंत में क्या आएगा, 999 है ना। 299 क्या है, भाज्य। उससे फिर पहले 998 ये भी भाज्य है, और 997 ये क्या है फिर, अभाज्य। तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर चाहिए, यानी का योग चाहिए ना। तो 997 प्लस 101 कितना हो जाएगा, 1098। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य, ये बिल्कुल सही बात है। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, ये भी सही बात है। यदि p गुणा q सम है तो p और q हमेशा सम होंगे, नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। 0.√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बिल्कुल सही है। ये गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्यों, देखो, जैसे मैं अगर 2 को 3 से गुणा करूं तो क्या आ रहा है, 6। तो मैंने p को जब q से गुणा किया तो है ना प्राप्त हुआ 6। तो इन दोनों का सम होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सम को विषम से गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, सम। समझ रहे हो ना। हाँ, अगर आप विषम को विषम से गुणा करते हो तो क्या आता है, विषम। जैसे 3 गुणा 3 9, 7 गुणा 7 बताइए 49, इस प्रकार से। लेकिन सम के साथ अगर गुणा होता है तो सम आंसर आएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या a और b का योग नहीं हो सकता अगर दो a और b भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्राइम नंबर्स कुछ ऐसे होते हैं, 2 3 5 7, उसके बाद 11 13, चलते रहते हैं आगे। तो अगर इनमें से कोई भी 2 प्राइम नंबर लें तो उनका सम क्या नहीं हो सकता, 6। तो देखें 2 और 3 5, 3 और 5 8, 2 और 5 7, इनका सम करके देखें तो मिनिमम सम कितना आ रहा है। ये ध्यान रखना है कि ए और बी क्या होनी चाहिए, भिन्न अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। देखें 10 हो सकता है क्या योग, बिल्कुल हो सकता है। 7 और 3 का योग कितना हो रहा है, 10। 28 हो सकता है क्या, बताओ मुझे। 13 के बाद क्या आएगा, 14 15 16 17, है ना। तो 17 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 28। तो ये भी योग संभव है। 14 की अगर मैं बात करूं तो 11 और 3 को ऐड करने पर क्या आएगा, 14। समझ रहे इस बात को आप। योग 6 है वो कभी भी नहीं आएगा, चाहे आप 2 में 3 ऐड कर लो, 2 और 3 5, फिर 2 के बाद 2 में 5 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 5 के बाद सीधा ही 7 आएगा। 6 योग कभी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, हमेशा एक परिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या, या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा भी गया है अभी। ये क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर पूछा गया है 2025 के अंदर। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अब तो ये होगा। अगर √n निकालें तो क्या हो जाएगा, √1 √2 √3 √4 √5 √6, चलता जाएगा।
अंडर रूट 1 का मान 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 2, ये अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 6, है ना। तो जो जो अभाज्य संख्याएं आती जाएंगी या अभाज्य संख्याओं के जो गुणज हैं वो आते जाएंगे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो 1 और 2 तो क्या बने हमारे पास, परिमेय। मगर मैं अंडर रूट 2, 3, अंडर रूट 5, 6 की इनकी बात करूं तो ये क्या बन गए हैं, अपरिमेय। तो कहने का तात्पर्य, किसी प्राकृतिक संख्या का जो वर्गमूल है वो या तो क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या, या क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो पूर्णांकों P और Q दोनों एक से बड़े हैं, तो एक से बड़े पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी। ये जो पूर्णांक हैं इनमें से आप कोई पूर्णांक ले लीजिए, इनमें से दो पूर्णांक ले लेंगे P और Q, जो कि सापेक्षतः अभाज्य हैं। ये ध्यान रखना, जो कोप्राइम है यानी जिनके बीच एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, जो कि सापेक्षतः क्या है, अभाज्य है। अगले ने पहले ही कह दिया। तो P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि एक तो भाज्य अलग होता है, अभाज्य अलग होता है ना, और सापेक्षतः अभाज्य अलग होता है। ठीक है ना, दो दो संख्याओं के अगर युग्म लें तो वो क्या है, अगर उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो सह अभाज्य या सापेक्षतः अभाज्य होंगी। और अभाज्य संख्या केवल एक होती है जिसमें एक और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। अगर बात करें P और Q, तो P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती है। जैसे मैंने P का मान ले लिया 2, अगर मैं सेट बनाऊं P और Q के, तो जैसे मैंने 2 और 3 ले लिया, जैसे मैंने 2 और 5 ले लिया, है ना, तो 3 और 4 ले लिया, ये सारी की सारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसने कहा है कि P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो देखें ये भी दोनों अभाज्य हैं, है ना, ये भी दोनों अभाज्य हैं, ये भी दोनों अभाज्य हैं, तो हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P और Q दोनों भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। बताइए P और Q का ऐसा युग्म जो भाज्य हो, है ना, जैसे कि 4 और 6, 4 भी भाज्य है, 6 भी भाज्य है, लेकिन ये सापेक्षतः क्या है, अभाज्य। तो दोनों भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। P और Q में से अभाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैंने एक अभाज्य संख्या ले ली, जैसे 2 और 1 ले लिया, मान लीजिए 9, है ना, 2 और 9, तो 2 और 9, 2 तो अभाज्य है और 9 क्या है, भाज्य है, लेकिन ये सापेक्षतः क्या है, ये क्या है, सापेक्षतः अभाज्य। जबकि 2 क्या है, अभाज्य, और 9 क्या है, भाज्य। तो कहने का तात्पर्य P और Q में से एक अभाज्य और दूसरी अभाज्य भी हो सकती है। तो दो संख्याएं सह अभाज्य हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल ही अभाज्य होंगी, नहीं, वो अभाज्य भी हो सकती हैं, दोनों भाज्य भी हो सकती हैं, उनमें से एक अभाज्य और दूसरी भाज्य भी हो सकती है। तो हमारे तीनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब हमारा डी आंसर सही होगा, 1, 2 और 3। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 2 से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है। देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और फिर बोलो 13 के बाद क्या आता है, 14, 15, 16, 17, फिर 19, फिर
23, फिर 29, चलती जाएगी। 29 के बाद 30, 31 हो जाएगा। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो ये कह रहा है कि 2 से जो बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं, ये वाली जो आगे चलती जाएंगी, का अंतर, 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर जो है वो 2 से विभाज्य होता है। इनके बीच का अंतर देखो 2 है, इनके बीच का 2 है, इनके बीच का 4 है, इनके बीच का बताइए 2 है, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 6 का, फिर बताइए 2 का, और फिर 6 का। यानी जो अंतर आ रहा है वो या तो 2 आ रहा है, या 4, या 6, या आगे कहीं 8 आई, मान लो जो भी आए। तो ये सारे क्या हैं, 2 का गुणज है कि नहीं है ना। तो ये 2 से विभाज्य होता है। ये ऑप्शन सही है। फिलहाल ये बात तो सही है, हमें सही नहीं है वो देखना है। 2 भिन्न पूर्णांकों m और n और एक अभाज्य संख्या p के लिए यदि p गुणनफल m गुणा n को विभाजित करता है, यदि p है वो m गुणा n को क्या करता है, विभाजित करता है, तब p या तो m को या n को विभाजित करता है। तो p क्या है, एक अभाज्य संख्या जो या तो m को करेगी या n को विभाजित करेगी। बिल्कुल सही है। तीसरा है, यदि एक संख्या 6n-1 के रूप की है, कोई भी नंबर है जो 6n-1 फॉर्म का है, जहाँ n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। रख के देखते हैं। 1 रखा तो 6-1 5, 2 रखा तो 12-1 11, 3 रखा तो 18-1 17, 4 रखा तो 24-1 23, 5 रखा तो 30-1 29, 6 रखा तो 36-1 35। रुके एक बार, ये तो सारे क्या हैं, ये तो सारे क्या हैं, प्राइम। लेकिन 35 क्या है, भाज्य संख्या है। 35 में 5 कान 7 कान सबका भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये संख्या हर बार क्या होगी, अभाज्य होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये गलत है। नेक्स्ट, 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही समुच्चय है जिनमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है। बिल्कुल मैंने बताया था पहले, ये 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, इनके अंदर 2-2 का डिफरेंस है। ये केवल और केवल एक ऐसा ही सेट है जिनके बीच 2-2 का अंतर है। बाकी किन्हीं भी संख्याओं में आप देख सकते हैं क्रमागत रूप से 2-2 का अंतर नहीं है। देख रहे हैं आपने यहाँ, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब इस प्रश्न का जवाब सही नहीं है तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, सी। हमारा सी वाले गोले पर जा कर के आपको ब्लैक कलर भर देना है। इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।